एंड वेलकम यू ऑल ग्लोबल ज्यूरिक्स पॉडकास्ट के फर्स्ट एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है, जहां हम एंटरप्रेन्योर, स्टार्टअप्स, प्रोफेशनल्स और ग्रोइंग बिजनेसेस के लिए लीगल कंप्लायंसेस के टॉपिक्स को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं, ताकि कोई भी बिजनेस ओनर, कोई भी स्टार्टअप फाउंडर बहुत इजीली उसे समझ सके। तो हाय, मैं हूं आपकी होस्ट आरती द्विवेदी और आज हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो हर एक बिजनेस ओनर के लिए बहुत जरूरी है और ज्यादातर लोग इसी बात को इग्नोर कर देते हैं। ये टॉपिक है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। इसे मैं ऐसे समझाती हूँ। सोचो, आपने अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट किया और नाम बहुत सोच समझ के फाइनल किया, अपना लोगो डिजाइन किया, अपनी वेबसाइट लॉन्च की, अपने सोशल मीडिया के पेजेस को भी उसी नाम से बनाया, मार्केटिंग में इतना पैसा खर्च किया, अब आपका ब्रांड बन चुका है, लोग आपको उसी नाम से जानने वाले हैं। लेकिन सडनली आपको पता चलता है कि आपके ब्रांड का नेम आपका रहा ही नहीं, उसे किसी और ने रजिस्टर करवा लिया। तो कैसा लगेगा? बहुत शॉकिंग है। तो अगर आप एक बिजनेस ओनर हो या फिर एक नया बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हो, तो आज के एपिसोड को एंड तक देखना। डेफिनेटली आपको कई सारी ऐसी इंफॉर्मेशंस मिलेंगी जो आपको पहले नहीं पता होंगी। सो आज के इस डिस्कशन में हमारे साथ हैं एडवोकेट दीपिका। तो यहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ब्रांड प्रोटेक्शन में बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सपर्टीज रखती हैं। दीपिका रेगुलरली स्टार्टअप्स और बिजनेसेस को उनके ब्रांड लीगली प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती हैं। दीपिका, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आई एम सो हैप्पी टू हैव यू. Thank you so much, Aarti, for introducing me. I am also very delighted to be part of this podcast. थैंक यू एंड इट विल बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू आवर ऑडियंस कि उन्हें एक्सपर्ट से सीखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले दीपिका, मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करना चाहूंगी कि वो लोग जो बिजनेस ओनर्स हमारी पॉडकास्ट को देख रहे हैं, उनके लिए बहुत सिंपल टर्म्स में अगर आपको ट्रेडमार्क समझाना हो तो आप कैसे समझाओगे? ट्रेडमार्क अगर हम सिंपल मीनिंग में समझाते हैं तो उसमें है कि आपने कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया तो उस बिजनेस को स्टार्ट करने का उसकी जो आइडेंटिटी है कि आप कैसे पहचानेंगे कि ये इनका बिजनेस है या फिर इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का बिजनेस है या इस कंपनी से ये बिजनेस रिलेट करता है। तो इसमें हम चाहे उनका वो नाम हो, ब्रांड नेम, चाहे कोई लोगो हो या लेबल हो या पैकेजिंग हो। इफ यू सी द मैगी पैकेजिंग, हम दूर से ही पहचान सकते हैं कि ये पैकेजिंग मैगी की है, ठीक है। और कोई हमारा साउंड मार्क हो, कुछ भी इससे रिलेटेड चीजें हो, कुछ भी जो आपका बिजनेस डिनोट कर रही है, तो उसे हम ट्रेडमार्क कहते हैं। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग था कि साउंड भी ट्रेडमार्क होता है। हाँ, एग्जैक्टली। साउंड ट्रेडमार्क बेसिकली क्या था, पहले इतना नहीं आया था। आज से कुछ टाइम पहले सिर्फ नेम और लोगो ही होते थे, पर नाउ एज यू सी कि इतनी जल्दी सब चीज ग्रो हो रही है, तो साउंड ट्रेडमार्क भी इसमें आया है। और मैं आपको लेट मी गिव यू एग्जांपल ऑफ द साउंड ट्रेडमार्क कि लाइक आप सभी ने एड देखा होगा ब्रिटानिया का। हम बचपन से ही एक बिस्किट खाते आए हैं, तो इसका एक एड होगा, आपने देखा होगा। इसमें एक साउंड होती है, टिंग टिंग टिडिंग। So this sound is the on the sound trademark registration. So this is called it. So ऐसे ही जिंगल्स को सुनते हुए हम लोग बड़े हुए हैं, एड्स की जिंगल आ रही है। So मुझे कभी पता नहीं था कि ये ट्रेडमार्क के अंदर आता है, तो ये हमारी ऑडियंस के लिए भी एक नई इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, सेकंड मेरा जो क्वेश्चन है वो काफ़ी हद तक आपने भी देखा होगा कि जो नए स्टार्टअप्स हैं या नए बिजनेस फाउंडर्स हैं, वो कंपनी रजिस्टर करवा लेते हैं, लेकिन वो ये सोचते हैं कि ट्रेडमार्क क्या रजिस्टर कराना है, ये चीज़ बाद में हम लोग देख लेते हैं। तो आपको क्या लगता है कितना रिस्की ये पॉइंट होता है? देखो, स्टार्टअप फाउंडर्स के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम खुद से सोचो कि हमने एक ब्रांड स्टार्ट किया, हमने एक आइडेंटिटी अपनी मार्केट में बिल्ड कर ली, और आफ्टर 1 year, आफ्टर 2 year, देन वी रियलाइज कि यार ये मार्क तो ऑलरेडी है, या इससे मिलता जुलता मार्क तो ऑलरेडी है, या फिर किसी ने हमें सीधे लीगल नोटिस भेज दिया। तो इफ वी से इन द our brand name, identity purpose or the monetary purpose, so that will be very lost in future. तो इन सब से बचने के लिए हमें ट्रेडमार्क के लिए स्टार्टिंग से ही इनिशिएट करना चाहिए ये प्रोसेस। तो हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारा ट्रेडमार्क है, अगर हमने उसे आज ही रजिस्टर करवा लिया तो ये हमारे लिए एक तरह का इंश्योरेंस है, एक तरह का प्रोटेक्शन है कि फ्यूचर में हमें इस तरह की कोई भी लीगल नोटिस नहीं आ सकता, कोई और प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं हो सकती है। देखो, हम इससे इंश्योर तो नहीं हो सकते कि फ्यूचर में कुछ नहीं आ सकता, बिकॉज इन ट्रेडमार्क देयर इज जनरली कि हम कुछ भी कहीं से आ सकता है। 90% ट्रेडमार्क में ऑब्जेक्शन आ जाता है, लेकिन फॉर सेफर साइड कि हमें वो बहुत बड़े लीगल बैटल्स ना झेलने पड़े, ना देखने पड़े, तो हमें ट्रेडमार्क स्टार्ट करना चाहिए इनिशियल ही हमें अपने बिजनेस से, जिससे एटलीस्ट हमारा टाइम भी बचे और हमारा मनी भी बचे। अच्छा, आपने ऑब्जेक्शन की बात की, आगे मैं इस बारे में और बात करूंगी, पर उससे पहले मुझे ये जानना है कि बहुत सारे जो बिजनेस ओनर्स हैं वो एक बात ये भी बोलते हैं कि जो ट्रेडमार्क है वो बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए, इन्फोसिस हो गई, टाटा हो गई, वो लोग रजिस्टर करवाएं, हमारे किस काम का है?
देखो ये होता है, ट्रेडमार्क क्या है, किसी भी, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो फ्रीलांस से ही क्यों ना काम कर रहा हो, अगर उसने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया है तो डेफिनेटली उसका एक नाम भी रखा होगा। विदाउट नेम तो वो चीजें कुछ नहीं होती, आप उसे कैसे ग्रो करेंगे। तो उसके लिए चाहे आइदर द लार्ज कंपनी और द स्मॉल कंपनी, ट्रेडमार्क इज इक्वली इम्पोर्टेंट। इनफैक्ट इफ वी से कि छोटी कंपनीज को ज्यादा ट्रेडमार्क के लिए जाना चाहिए, क्योंकि बड़ी कंपनीज भी ऑलरेडी नो कि हाँ ये प्रोडक्ट, एक इफ वी से आपने देखा होगा जस्ट डू इट, तो सबके माइंड में जस्ट डू इट के नाम से नाइकी आता है, ठीक है। लेकिन छोटी कंपनीज को लोग कैसे पहचाने, कैसे डिनोट करे कि ये इस कंपनी का ब्रांड है या फिर इसको डिनोट कर रहा है। तो उसके लिए हमें चाहे कोई भी कंपनी हो, इंडिविजुअल फ्रीलांस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जो स्टार्टअप फाउंडर्स ये देख रहे हैं उनके लिए यहाँ से आप एक लर्निंग ले सकते हो कि जो बड़ी कंपनीज हैं उनसे ज्यादा नीड आपको है अपना जो ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाने की, बिकॉज उसी से आपका नाम बनेगा, आपकी गुडविल बनेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जरूर इस बात को ध्यान रखो। अच्छा, इसके अलावा मैं एक क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जैसे मान लीजिए मैं आज एक कंपनी स्टार्ट कर रही हूँ और मैंने कोई नाम सोचा है अभी कि हाँ मुझे अपनी कंपनी का ये नाम रखना है। सो कैसे स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस क्या होता है, बिकॉज मेरे माइंड में तो कुछ भी नाम आ सकता है एंड मुझे कैसे पता है कि ऑलरेडी कोई और कंपनी ये नाम नहीं यूज कर रही है। देखो आपने कोई नाम सोचा अपने माइंड में, आपका एक आइडिया आया और देन आपने अपना ब्रांड नेम डिसाइड किया, आइदर ब्रांड नेम और लोगो व्हाटएवर। तो उसके बाद आपको सबसे पहले एक जो भी ट्रेडमार्क करते हैं प्रोफेशनल, उनके पास जाना है, उनसे कांटेक्ट करना है। देन आपको अपने जो भी आपका बिजनेस है उसका ब्रांड नेम, और वो ब्रांड नेम किस चीज के लिए है, लाइक आप फैशन क्लोथिंग में जा रहे हैं या फिर वॉचेस में जा रहे हैं या ज्वेलरी में जा रहे हैं, जिसके लिए भी आप जा रहे हैं आपको वो स्पेसिफाई करना हो कि मेरा ये जो ब्रांड है, मेरा जो बिजनेस है वो इस चीज के लिए है। देन हम लोग एक सर्च करते हैं ट्रेडमार्क में कि आपका जो नाम है वो अवेलेबल है या नहीं। तो उस सर्च रिपोर्ट से हमें 50 to 60% या फिर मे बी मोर देन 80 to 90% हमें आइडिया हो जाता है कि इन फ्यूचर में अगर लीगल बैटल्स आनी है या फिर ये मार्क एग्जैक्टली एग्जिस्ट करता है या थोड़ा सा चेंज करता है, तो वो सारी रिपोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं। ओके अच्छा, एक लेमैन, एक बिजनेस ओनर कैसे, मान लो उसके जैसे मैंने बोला मेरे माइंड में आइडिया आया, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी आइडिया आ सकता है, और मैं कैसे अपने आप से मैं चेक कर सकती हूँ कि क्या ऑलरेडी ये चीज एग्जिस्ट कर रही है? हाँ, एग्जैक्टली, यू कैन चेक बाय द लाइक ट्रेडमार्क रजिस्ट्री, दे हैव अ वेबसाइट ऑफ पब्लिक सर्च। पर्टिकुलरली जब आप उसमें डालेंगे अपने सिस्टम में या फोन में, वट एवर यू कैन यूज, तो उसमें ट्रेडमार्क पब्लिक सर्च आप डालेंगे तो अपने आप ही गवर्नमेंट की सर्च रिपोर्ट का जो लिंक है वो शो हो जाएगा। और जो प्रॉपर है वो trademark.tm.gov.in और IPR.gov.in, आप इसमें जाएंगे, उसमें एक सेक्शन है पब्लिक सर्च, देन आप वो क्लिक करेंगे तो आप अपना ब्रांड नेम डालेंगे, अपनी क्लास डालेंगे कि किस चीज के लिए आपका बिजनेस है, कौन सा आपका काम है। देन आपको सारी रिपोर्ट्स आ जाएगी कि आपके नाम से सिमिलर कोई और मार्क तो नहीं है। ओके अच्छा, क्लास की आपने बात की कि डिफरेंट क्लासेस में हम लोग चेक कर सकते हैं, ये भी पॉसिबल है कि हो सकता है मेरे जो ब्रांड का नेम है वो किसी और क्लास में हो ऑलरेडी। हाँ, ये फॉर एग्जांपल मैं फूड में वर्क करना चाहती हूँ और वही सेम नेम मुझे कहीं और मान लो क्लोथिंग में मिल रहा है, तो फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स होती है? उसमें ये प्रॉब्लम हम ये कह सकते हैं, वैसे जनरली उसमें प्रॉब्लम नहीं आती, बट इफ कि आपने जो नेम सोचा है वो उस पर्टिकुलर सर्विसेज के लिए, उस पर्टिकुलर गुड सर्विसेज के लिए काफी फेमस है, काफी वेल नोन है। लाइक अगर हम सोचे मैगी, ठीक है, वो फूड के लिए है, और आप सोचो कि मैं मैगी क्लोथिंग के लिए या फिर रेस्टोरेंट के लिए खोल देती हूँ, तो इट कैन बी arise the legal battles between you and the opposite company. Okay. एक थोड़ी सी मैंने रिसर्च की थी तो आई गॉट टू नो वन थिंग कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो अपना जो ट्रेडमार्क है वो अपनी क्लास के अलावा भी अदर क्लासेस में भी रजिस्टर करवाते हैं। एग्जैक्टली तो हाँ, इसका क्या पॉइंट? बड़ी कंपनीज को ये रहता है कि दे आर वेल नोन इन मार्केट, एवरीवन नो अबाउट देम, तो उनको रहता है कि हमारा नाम इन फ्यूचर हम अपना बिजनेस एक्सपेंड करें, कुछ भी करें, तो एटलीस्ट हमारे पास सिक्योरिटी हो कि ये हमारा नाम है ऑलरेडी इस क्लास में, और वो वेल नोन है, उनका वेल नोन का भी स्टेटस है। तो वो इस वजह से कि कल को ऐसा ना हो कि हम ये करें कि अभी हमारा तो सिर्फ क्लोथिंग का है तो हम इस क्लास में ना कराएं। टोटल 1 to 45 क्लास होती है ट्रेडमार्क में, तो इसीलिए वो करवाते हैं जिससे उनका नाम उनकी ब्रांड आइडेंटिटी से यूज करके, थोड़ा सा भी यूज करके, कोई और बिजनेस ना यूज कर ले फिर, जिससे बाद में उन्हें प्रॉब्लम हो। राइट।
जैसे एडिडास का एबीबास बना देते हैं। हाँ ओके एग्जैक्टली। अच्छा, नेक्स्ट मुझे आपसे ये पूछना है कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होता है, ट्रेडमार्क को रजिस्टर करने का स्टेप बाय स्टेप आप एक बार बता दो। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ये है, सबसे पहले आपका ब्रांड नेम जो भी डिसाइडेड होता है आपकी सर्विसेज के लिए, उसके बाद आपकी सर्विसेज कौन सी क्लास में फॉल करती है, लाइक Right. 1 to 45 क्लास गुड्स एंड सर्विसेज की होती है ट्रेडमार्क में। तो सबसे पहले आपको, सपोज आपका कॉस्मेटिक्स का बिजनेस है, ओके कॉस्मेटिक्स की क्लास है क्लास 3, तो पहले आपने अपना जो ब्रांड नेम है, जो अपनी सर्विसेज है, वो चेक करी कि वो कौन सी क्लास में आती है। क्लास करने के बाद, क्योंकि जब आप सर्च करोगे उसमें आता है ऑप्शन, एक ब्रांड नेम आपने डाला, उसके बाद क्लास कौन सी है, तो आप कॉस्मेटिक्स है, आपने सर्च कर ली कि 3 है, तो 3 में आप सर्च करोगे तो आपको 3 में जितने भी नाम होंगे उससे रिलेटेड आपको वो दिख जाएंगे। आफ्टर दैट आपका मार्क अवेलेबल है, सपोज हम जाएंगे ट्रेडमार्क फाइलिंग प्रोसेस पे। ट्रेडमार्क फाइलिंग में जस्ट कि हमें डिटेल्स चाहिए एप्लीकेंट की, जो भी आप चाहे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, अदर आप इंडिविजुअल हो, कुछ भी हो, आप अपनी डिटेल्स देंगे। एक छोटा सा एक पावर ऑफ अटर्नी होता है जो आपका एडवोकेट ट्रेडमार्क अटर्नी आपको प्रोवाइड करेगा, उसमें आपको सिग्नेचर करके वो शेयर करना होगा। देन फाइलिंग कंप्लीट, और कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है तो मार्क एडवर्टीज होता है ट्रेडमार्क जर्नल में। ट्रेडमार्क जर्नल होता है, इसमें 4 मंथ के लिए कंपलसरी होता है एज पर लॉ, चाहे कुछ भी होगा 4 मंथ के लिए पब्लिश होगा। अब वो क्यों होगा 4 मंथ के लिए पब्लिश, कि लाइक किसी को अपोज करना है मार्क, तो वो उनके लिए खोल के रखते हैं जर्नल, कि हमें पता कैसे चलेगा कि भाई वो कंपनी वाला नाम यूज करना चाहती है, उसके लिए टाइम पीरियड गवर्नमेंट ने दिया हुआ है 4 मंथ। अच्छा, ऑब्जेक्शन के बारे में आपने बात की, तो ऑब्जेक्शन एक बहुत मेजर इशू होता है, तो क्या क्या ऑब्जेक्शंस आ सकते हैं और लोग इससे कैसे डील कर सकते हैं? देखो, ऑब्जेक्शन सबसे पहले रजिस्ट्री के एंड से आता है। ऑब्जेक्शन काफी टाइप के होते हैं, पर जनरली अगर मैं सिंपल वे में बोलूं कि ऑब्जेक्शन 2-3 बेसिस पे आता है। या तो आपका मार्क किसी और मार्क से सिमिलर हो, या फिर आपका मार्क आपका जो काम है, आपका जो बिजनेस है वो डिनोट करे। लाइक आपने बोला मुझे पेन करवाना है, ठीक है, अब पेन को आपने बोला मुझे सुपर पेन करना है, तो पेन के लिए सुपर पेन, और सुपर क्या है, बहुत ही कॉमन वर्ड है, सुपर का इंग्लिश मीनिंग है डिक्शनरी में। ट्रेडमार्क के लिए हम प्रेफर करते हैं कि जेनरिक नेम ना हो, एक आपका स्ट्रॉन्ग, जैसे आप सपोज आप देखते होगे अब जो ये वेल नोन ब्रांड्स है, एप्पल, किसी ने सोचा होगा अगर हमने एप्पल नहीं सुना होता कि एप्पल का फोन है, या हम देख ले मैंगो के पर्स है, ये चीज होती है कि हमें ये बात का ध्यान रखना है। बड़ी ब्रांड्स को भी आप देखोगे कि हमें यूनिक नेम लेना है जिससे हमारा मार्क स्ट्रॉन्ग हो। अच्छा, ये यूनिकनेस का क्राइटेरिया कहाँ तक जाता है? फॉर एग्जाम्पल, चलो आपने कहा कि सुपर पेन है, कुछ भी मतलब अगर एक नॉर्मल बिजनेस ओनर है वो बहुत बहुत यूनिक कैसे कर सकता है? मतलब मैंने जनरली सुना था कि जो आपके ब्रांड को रिप्रेजेंट करता है ऐसा कुछ आपको नाम ढूंढना है, पर ये बात बहुत कॉन्ट्रास्टिंग है कि आपको यूनिक नेम ढूंढना पड़ेगा। ये थोड़ा सा मेरे लिए भी नया है, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। हाँ बिल्कुल, आप ये कर सकते हैं कि आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड नाम ढूंढना है, ठीक है, पर आप उसके आगे पीछे प्रीफिक्स और सफिक्स कुछ यूनिक आप यूज कर सकते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मतलब जनरली हम अपने उसमें देखते हैं वर्क एक्सपीरियंस में, उनके नाम के लेटर्स, उनके फैमिली के नाम के लेटर्स, या फिर कुछ डिक्शनरी में या फिर कुछ और उसमें मीनिंग में कुछ आ रहा है, तो वो यूज करके बाद में वो वर्ड यूज कर लेते हैं, जिससे उनका बिजनेस भी डिनोट हो जाता है और उनका नाम भी सिक्योर हो जाता है कि हाँ ये मार्क स्ट्रॉन्ग है। राइट, ओके। अपने ऑब्जेक्शन के बारे में आप बता रहे थे, एक आपने पॉइंट बताया कि आपका नेम यूनिक होना चाहिए, एंड इसके अलावा और क्या ऑब्जेक्शंस आते हैं? मेनली इसके अलावा ये भी आते हैं कि लाइक ऑब्जेक्शन की सिमिलर नहीं होना चाहिए आपका, या फिर आपका जो मार्क है वो किसी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन को नहीं रिप्रेजेंट करना चाहिए। लाइक वी ऑल नो कि जो टी है, चाय दार्जिलिंग की फेमस है। अच्छा, अब हम सपोज कोई आया और कहता है भी मुझे रखना है दार्जिलिंग सुपर टी या दार्जिलिंग यूनिक टी या वट एवर दे एड विद दिस दार्जिलिंग, सो इससे क्या डिनोट हो रहा है कि दार्जिलिंग को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन डिनोट कर रहा है अपने मार्क में, तो इस बेसिस पे भी ऑब्जेक्शन आते हैं। सो इस तरह के ऑब्जेक्शन से जो देखने को मिलते हैं। अच्छा, कोई ऑब्जेक्शन मान लीजिए आ गया, तो उसके बाद प्रोसेस क्या होता है? ऑब्जेक्शन आता है, उसके बाद प्रोसेस ये होता है कि जो भी ऑब्जेक्शन को हम अगर ट्रेडमार्क में बोले तो एग्जामिनेशन रिपोर्ट, ओके, उस एग्जामिनेशन रिपोर्ट को जिस भी डेट को आई है, बेसिकली ये रजिस्ट्री देती है, तो उसको हमें विद इन 30 डेज हमें रिप्लाई फाइल करना होता है। अगर हमने विद इन 30 डेज में रिप्लाई फाइल कर दिया तो जो ऑफिसर्स होते हैं वो लोग चेक करते हैं रिप्लाई फॉर द टाइम पीरियड।
अगर उन्हें लगता है कि हाँ ठीक है, वो कन्विंस हो गए कि मार्क ठीक है, हमने विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा अटैच कर सब कुछ चीजें ठीक हो गई, तो वो मार्क आइदर दे एक्सेप्टेड द मार्क और दे कैन शेड्यूल द हियरिंग और दोज हियरिंग कॉल्ड द शो कॉज हियरिंग। ओके, तो ये इस तरीके का पूरा प्रोसेस हाँ रहता जी। है। अच्छा, इसके अलावा कंपनी रजिस्ट्रेशन और ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन में भी बहुत कंफ्यूजन होती है। ज़्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं कि हमने कंपनी रजिस्टर कर ली तो ट्रेडमार्क अलग से रजिस्टर कराने की क्या ज़रूरत है? तो ये क्या पूरा रहता है? इसमें क्या डिफरेंस रहता है? ये देखो, ये एक ना बहुत बड़ा मिथ है लोगों में कि हाँ। हमने कंपनी रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो हमें ट्रेडमार्क का नीड नहीं है, या फिर हमारा बिजनेस सिक्योर हो गया, हमारी ब्रांड आइडेंटिटी सिक्योर हो गई कंपनी रजिस्ट्रेशन से। लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कंपनी रजिस्ट्रेशन क्या है। वो बिजनेस शुरू करने का एक स्टार्ट है कि हाँ आपको कंपनी बनानी है तो आपने कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाया। पर अगर उनको अपना ब्रांड नेम, वो कंपनी का नाम प्रोटेक्ट करवाना है तो उन्हें ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, क्योंकि सेम नेम से काफ़ी सारी कंपनी हो जाएगी। तो कंपनी रजिस्ट्रेशन का भी आप देखो बिफोर एमसीए होता है और ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन होता है बिफोर ट्रेडमार्क रजिस्ट्री। सो दीपिका, मुझे आपसे एक चीज़ और जाननी थी। आपने इतना जो काम किया है, आपका काफ़ी एक्सपीरियंस भी रहा है, अलग-अलग तरह के क्लाइंट्स के साथ भी आपने डील किया होगा। अच्छा, कोई ऐसा क्लाइंट है या कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपको याद है और जिससे हमारी ऑडियंस भी समझ सके कि ट्रेडमार्क का कितना इम्पैक्ट उनके ऊपर पड़ सकता है? हमारे काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं, पर मैं आपको एक क्लाइंट का मैं एग्जांपल देती हूँ। ओके। एक क्लाइंट है, उसका मार्क था, स्टार्टिंग में वो स्टार्टअप ही था, तो उन्होंने ये सोचा कि अभी नहीं ज़रूरत। वो मार्क यूज़ करे थे 1997 से। अगर हम लेके चले 1997 में इतना अवेयर नहीं थे लोग, क्योंकि अगर हम सोच सकते हैं सोशल मीडिया भी नहीं था। हाँ। लोग आजकल सोशल मीडिया से बहुत अवेयर होते हैं, या फिर Right. सर्च करके यूट्यूब देख लिया या कहीं क्वेरी डाल दी, लोग काफ़ी अवेलेबल हो गए हैं। उस पर्सन ने क्या किया, अपना मार्क 15 ईयर आफ्टर 15 ईयर्स रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसेस किया, लेकिन Okay. उस बीच में किसी और कंपनी ने अपना मार्क रजिस्टर करवा लिया। ओके। और जब उसके ट्रेडमार्क की बारी आई तो उसने उस ट्रेडमार्क पे अपोजिशन डाल दिया, नोटिस भेज दिया। तो आप ये लगाइए, उनका मार्क 10 इयर्स कंप्लीट होने वाले हैं, उनका मार्क अभी भी पेंडिंग है, वो अभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं है उनके पास। तो भले ही बहुत लंबे टाइम से उसको यूज़ कर रहे हैं, उनका ब्रांड आइडेंटिटी बन गया होगा, लोग उस नाम से उन्हें जानने लग गए होंगे और एकदम से वो नाम उनका ही नहीं रहा, जैसे हमने पहले भी बात की। अच्छा दीपिका, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि इंडिया के ब्रांड्स हैं वो काफ़ी ग्लोबल जा रहे हैं, बाहर बिजनेसेस को एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ट्रेडमार्क के ऊपर जैसे उन्होंने इंडिया में ट्रेडमार्क रजिस्टर कर लिया, पर अगर वो बाहर जा रहे हैं तो अलग अलग कंट्रीज़ में उन्हें अलग से ट्रेडमार्क रजिस्टर करने की ज़रूरत है? हाँ, देखो ये होता है कि ट्रेडमार्क क्या है, जुरिस्डिक्शन वाइज होता है। अगर उन्होंने इंडिया में करवाया है तो उनका राइट बस इंडिया तक ही है। वो ये नहीं कर सकते कि क्या कहते हैं, हमने इंडिया में रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो दूसरी कंट्री लाइक दुबई, यूएस, हमारा राइट ऑटोमेटिक सिक्योर हो गया। हर कंट्रीज के अपने लॉ हैं, तो उस लॉ के अकॉर्डिंग हमें भी उनके अकॉर्डिंग ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, जिसके लिए अब रिसेंट में कुछ टाइम पहले ही एक ऑप्शन आया कि हम भी यहाँ से बैठ के उनका दूसरी कंट्री में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एक वाइपो आया है, तो हम उसके थ्रू कर सकते हैं। ओके, तो सिमिलर सा ही प्रोसेस होता है कि हाँ, पहले? देखो ये है कि लॉ थोड़ा बहुत चेंज होता है, पर प्रोसेस जो है और इम्पोर्टेंस जो है और सारी चीज़ें ऑब्जेक्शंस वगैरह वो सिमिलर होता है। अच्छा, कई लोग ऐसा करते हैं कि खुद ही कोशिश करते हैं ट्रेडमार्क फाइलिंग की, तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे? खुद फाइल करना चाहिए या फिर उन्हें एक एक्सपर्ट को हायर करना चाहिए इसके लिए? देखो, हम कोई भी काम करें तो ऑब्वियसली वी नीड एक्सपर्ट। अगर हम एक्सपर्ट लेंगे तो हमारा काम ज़्यादा अच्छे से होगा। और ये तो आपके बिजनेस के लिए है कि आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो और आपको बिजनेस का नाम देना है और वो नाम को सिक्योर करना है, तो इसके लिए हमेशा आपको एक एक्सपर्ट के पास ही जाना चाहिए, कि जिससे आपको फ्यूचर में कुछ भी आता है तो आपको स्ट्रेस ना लेना पड़े। डेफिनेटली, तो ये बिजनेस ओनर्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप लोग जब भी ऐसा कोई लीगल टर्म है, कुछ ऐसा लीगल रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो एक एक्सपर्ट को ही हायर करें, क्योंकि खुद से आप हर चीज़ नहीं कर सकते क्योंकि आप एक्सपर्ट नहीं हो। अच्छा, एक क्वेश्चन जो काफ़ी लोग पूछते हैं कि एक बार उन्होंने ट्रेडमार्क रजिस्टर करा लिया तो क्या इसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी होती है या रिन्यू करवाना होता है? इसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी होती है, 10 इयर्स की ही होती है। आफ्टर 10 इयर्स हमें रिन्यूअल की नीड पड़ती ही पड़ती है। अगर हमने रिन्यूअल नहीं किया, प्रोसेस नहीं किया, रिन्यूअल भी क्या होता है, एक ना टाइम पीरियड होता है। अगर मेरा 2026 तक है लास्ट डेट, सपोज कि मेरा मई 25-26 तक खत्म है, राइट, तो हमें मई 25-26 तक करवाना पड़ेगा। आफ्टर दैट हमारा वो मार्क चला जाएगा। इसीलिए रजिस्ट्री ने क्या किया, 1 साल का और टाइम पीरियड दिया
कि अगर आप मिस हो गया, कुछ भी हो गया, तो आप 1 साल और भी अपना मार्क रजिस्टर करवा सकते हो विद पेनल्टी। ओके पर आपको करवाना पड़ेगा, अदरवाइज आपका मार्क अबेंडन हो जाएगा और दूसरे लोग इस चीज आपकी गुडविल का यूज करेंगे मार्केट में। ओके तो यहाँ पे अभी हमने काफ़ी सारे डिस्कशन कर लिया एंड आई होप कि हमारी जो ऑडियंस है उन्हें भी चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो इस लॉन्गर डिस्कशन को थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं। अब आते हैं हमने रैपिड फायर राउंड पे। तो यहाँ पे हम लोग बहुत शॉर्ट क्वेश्चंस पूछते हैं और आपको बहुत शॉर्ट में इसको आंसर करना है। तो रेडी हो आप? ये सो फर्स्ट मेरा क्वेश्चन है, क्या ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है? हम अगर लीगल टर्म्स में बोलें कि आप इसके बिना अपना बिजनेस नहीं कर सकते, तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आपको कोई लीगल बैटल नहीं देखनी फ्यूचर में, तो आपको ये करवाना चाहिए। डेफिनेटली। सेकंड क्वेश्चन है कि टीएम और जो आर्ट सर्कल होता है इसमें डिफरेंस क्या होता है? टीएम मतलब होता है ट्रेडमार्क जो अंडर प्रोसेस चल रहा है, जो आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अब तक नहीं मिला है आपके हाथ में। आर मतलब होता है आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल गया है उस चीज़ पे, तो आप अपने लेबल पे, अपने ब्रांड नेम पे आर यूज़ कर सकते हैं। ओके, टीएम मतलब अंडर प्रोसेस और यस, आर आर मतलब मतलब फाइनल। रजिस्टर्ड। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन मेरा स्टार्टअप ओनर्स के लिए, उन्हें कब जो ट्रेडमार्क है उसके लिए अप्लाई करना चाहिए? तो स्टार्टअप्स को मेरे अकॉर्डिंग और उन्हें एट अ वेरी इनिशियल स्टेज उन्हें कर लेना चाहिए। वो क्यों करना चाहिए? ये उनका मॉनेटरी पर्पस से और उनका टाइम पर्पस से बहुत बेनिफिट रहेगा कि अगर इन फ्यूचर कुछ भी होता है थोड़ा सा भी, तो उन्हें जल्दी पता लगेगा और वो अपना बिजनेस थोड़ा उस अकॉर्डिंग चेंज कर पाएंगे अपना नाम को। राइट। अच्छा, लास्ट मेरा क्वेश्चन है कि क्या ट्रेडमार्क की जो ओनरशिप है उसे ट्रांसफर कर सकते हैं, बेचा जा सकता है उसे? यस, ट्रेडमार्क ओनरशिप हम कर सकते हैं ट्रांसफर बाय सम डीड और द लीगल डॉक्यूमेंट्स। ओके, मतलब ये पॉसिबल है। यस। ठीक है। सबसे पहले तो दीपिका, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपने दी, बहुत वैल्यूएबल नॉलेज आपने दी। लास्ट में मुझे आपसे एक मैसेज चाहिए जो आप हमारी जो बिजनेस ओनर्स हैं, जो फाउंडर्स हैं, उन्हें देना चाहोगे, एक शॉर्ट सा मैसेज। Remember, your business is your identity. So your identity should be in a trademark registration. दैट वॉज अ वेरी वंडरफुल मैसेज। हमारी जो बिजनेस ओनर्स हैं, जो फाउंडर्स हैं, ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, सबसे पहले तो आई होप आपने वो सारी चीज़ें आज समझी होंगी कि ट्रेडमार्क कितना इंपॉर्टेंट है, क्या मिस्टेक्स हैं जो ज़्यादातर लोग करते हैं और आपको नहीं करनी है। इंटरनेशनल अगर आप जा रहे हो या फिर अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो डेफिनेटली ट्रेडमार्क आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर आपका रजिस्ट्रेशन, ब्रांड प्रोटेक्शन या फिर ट्रेडमार्क से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, आप ग्लोबल ज्यूरिक से कनेक्ट कर सकते हैं। साथ में आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, डेफिनेटली हम लोग आपका आंसर करेंगे। एंड दीपिका, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस Thank you टुडे। so much. सो ऐसे ही एक नया एपिसोड में लेकर आऊंगी, ऐसे ही किसी टॉपिक के ऊपर, और आपके सारे डाउट्स को हम लोग उसमें क्लियर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। कीप ग्रोइंग।